1857 का विद्रोह, जो शुरू में एक सैनिक विद्रोह था, देखते ही देखते एक जन आंदोलन में बदल गया और ये आज़ादी के लिए भारत की पहली लड़ाई थी। इस विद्रोह ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और इसके बाद पूरे देश में शुरू होती है आज़ादी की लड़ाई। एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने आखिरकार भारत के आगे घुटने टेक दिए और 20 फरवरी 1947 को यूके के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत से चला जाएगा। इससे लोग बहुत खुश हुए क्योंकि जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, आखिर वो सपना सच होने जा रहा था। लेकिन तभी 3 जून 1947 को एक प्लान लाया गया, जिसे कि माउंट बेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं। इस प्लान में भारत के दो हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने की बात कही गई। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ। ये बंटवारा अपने आप में मानव हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा बंटवारा था, जिसमें कि लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ के विस्थापित होना पड़ा। सवाल यह है दोस्तों कि क्या जो ये बंटवारा था ये ज़रूरी था या इसको रोका जा सकता था। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी सवाल के ऊपर। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से भारत में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि दो देश भारत और पाकिस्तान बना। इसमें सबसे पहला कारण है कम्युनलिज्म इन हिस्ट्री राइटिंग, यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने भारत के इतिहास को इस तरीके से लिखा जिसमें कि उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से प्राचीन समय में भारत एक हिंदू राष्ट्र था और उसके बाद जब मुग़ल यहाँ पर आए जो कि मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भारत के ऊपर अत्याचार किए। हालांकि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनके जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने इस इतिहास को लिखा, उसमें कम्युनलिज्म ज़्यादा था, जिसमें कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म को इस तरीके से दिखाया जो एक दूसरे के विरोधी हों। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, जिसमें कि वो भारत के लोगों को धर्म, जाति इसके आधार पर बांटते थे, आपस में लड़वाते थे और फिर शासन करते थे। ऐसा करके वो भारत के लोगों में जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म, उसको ख़त्म करने का प्रयास करते थे। भारत में जो एकता है उसको वो ख़त्म करने का प्रयास करते थे और इससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। तो ये जो इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान देश को झेलना पड़ा। शुरुआत होती है दोस्तों इसकी 1905 में। सबसे पहली बार स्टेप लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाते हैं और उनकी तरफ से ये कारण दिया जाता है, ब्रिटिशर्स की तरफ से ये कहना है उनका कि हम जो है पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें। बंगाल एक बहुत बड़ा उस वक्त प्रोविंस हुआ करता था और उन्होंने ये कारण दिया कि क्योंकि इतना बड़ा प्रोविंस है और इसलिए हम क्या है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही मुश्किल है, इसको हम थोड़ा इजी करने के लिए इसके दो हिस्से कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि वो बंगाल को धर्म के आधार पर बांट रहे थे, मुस्लिम और हिंदू। जो ईस्टर्न पार्ट था बंगाल का वो बना मुस्लिम मेजोरिटी और जो वेस्टर्न पार्ट था वो बन गया हिंदू मेजोरिटी एरिया। तो ये सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहला एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने जो इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसको फॉलो करते हुए बंगाल का डिवीज़न कर दिया, उसका पार्टीशन कर दिया। 1905 में हुए इस बंटवारे का उस वक्त कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन तभी 1906 में एक मुस्लिम पार्टी बनती है जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुस्लिम लीग का झंडा है जो कि आज के समय में पाकिस्तान का भी झंडा है। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना उस वक्त ख्वाजा सलीमुल्लाह द्वारा और उनके कुछ साथी मिलकर करते हैं। 1906 में ढाका में ये पार्टी बनाई जाती है और ये खुद को मुस्लिम जो समुदाय होते हैं उस वक्त, उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये उनको अपना सबसे बड़ा हितैषी बताती है और उस वक्त जो बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, उसको ये सपोर्ट करती है। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये जो एक्ट होता है ये इस तरीके का एक्ट होता है जिसमें
हिंदू और मुस्लिम इनके बीच की जो दरार होती है उसको और गहरा कर दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय होते हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो मुस्लिम नेता होंगे उनको केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट देकर चुन सकते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा फिर से जो इनकी पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिम्स के साथ साथ सिख और जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तक ही इनकी पॉलिसी नहीं होती डिवाइड एंड रूल की, आगे चल के ये सिख एंग्लो इंडियंस तक भी इसको लेकर जाते हैं। और आगे अभी हम डिस्कस भी करेंगे 1932 में जो ये इनका कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें कि ये हिंदू जो धर्म है उसके अंदर भी जो अलग अलग कास्ट होती हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं, उनमें भी ये इस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल, ये सबसे बड़ा कारण होती है भारत के बंटवारे का। इसके बाद दोस्तों दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एक पैक्ट साइन होता है, जिसको कि लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये पैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आते हैं। इनके बीच आपस में समझौता होता है और वो ये होता है कि कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करती है जिस जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। मुस्लिम लीग को 1919 और इससे पहले 1909, इन दोनों ही जो इंडियन काउंसिल एक्ट होते हैं उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अपोज करती है, लेकिन लखनऊ पैक्ट में वो इस बात को स्वीकार कर लेती है और बदले में जो मुस्लिम लीग होती है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि जो हमारी डिमांड है ऑटोनॉमी की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। तो ये वो पॉइंट होता है जब कांग्रेस द्वारा, जो कि इतनी बड़ी पार्टी होती है उस वक्त देश की, वो इस बात को स्वीकार कर लेती है सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो ये एक तरीके से उनके लिए बहुत मोटिवेशन का काम आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग के लिए। और इसको देखकर जो बाकी समुदाय होते हैं वो भी डिमांड करना शुरू कर देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। इसके अलावा दोस्तों उस समय कई तरह के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चल रहे होते हैं। इसमें धर्म के आधार पे जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इनमें अपने अपने कुछ रिफॉर्म्स मूवमेंट चलते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जैसे उस वक्त ज्योतिबा फूले, इस तरीके के जो लोग थे वो सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। अब कुछ रिलीजियस रिफॉर्म जैसे कि आर्य समाज द्वारा शुद्धि या संगठन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि जो हिंदूज़ मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस से हिंदुइज़्म में लाने की बात की गई। तो ये एक तरीके का मूवमेंट था जिसकी वजह से जो दूसरे धर्म के लोग थे वो बहुत ही नाखुश थे। इसी की तरह मुस्लिम धर्म में भी कुछ जैसे तबलीग या तंजीम मूवमेंट्स, जो कि इसके रिटेलिएशन में ही शुरू हुआ था, वो भी एक तरीके का मूवमेंट था। तो इस तरीके के मूवमेंट से क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम की जो भावनाएं थीं वो एक दूसरे के खिलाफ और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही थी और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स, डोमिनियन स्टेटस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, डिवीज़न ऑफ पावर जैसी तमाम बातें की। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया, बल्कि इसके विरोध में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स प्रपोजल पेश किया, जिसमें कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स और मुस्लिम के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन से संबंधित डिमांड रखी। साल 1932 में दिए गए कम्युनल अवार्ड में इन सभी 14 पॉइंट्स डिमांड को मान लिया गया। साल 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और इन प्रोविंशियल इलेक्शन में 11 में से 7 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और ख़ुद को मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बताने वाली मुस्लिम लीग एक भी प्रोविंसेस में अपनी सरकार नहीं बना पाई। ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत ही बुरी हार थी और इस हार को बचाने के लिए मुस्लिम लीग ने एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। इसके बाद मार्च 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें कि उन्होंने जियोग्राफिकली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को, खासकर जो नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज़ और जो ईस्टर्न इंडिया है, उसको पाकिस्तान का नाम दिया और उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही ब्रिटेन इस युद्ध में कूद पड़ा। अब ब्रिटेन को ज़रूरत थी भारत के साथ की,
बिना भारत के सहयोग के ब्रिटेन के लिए ये युद्ध जीतना भारी पड़ रहा था, और इसी सहयोग को पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत को एक लालच दिया, जो था एक अगस्त ऑफर और दूसरा था क्रिस्प मिशन। इन दोनों ही प्रपोजल में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई और एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बनाने की बात भी की गई। हालांकि दोनों ही ऑफर्स को इंडियन लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। फरवरी 1946 में उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि वह एक कैबिनेट मिशन भारत भेज रहे हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह भारत जाए और उन रास्तों की तलाश करे जिसके द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता है। यह मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा और इसने अपने प्रपोजल में पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा की। इसके तहत जगह जगह कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें कि लगभग 5,000 लोगों की हत्या कर दी गई। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये कलकत्ता में हुए इसी तरह के एक हादसे की तस्वीर है, जहां पर किस प्रकार से लोगों के शव जमीन पर बिखरे हुए हैं। इसके बाद फरवरी 1920 में यूके प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली यह घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिशर्स भारत छोड़ देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिशर्स अपनी तय तारीख से पहले ही भारत को आज़ाद कर देते हैं। इससे पहले 3 जून 1947 को एक प्लान लाया जाता है जिसे कि माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जो कि भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात करता है। पहला हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा भारत। ये बंटवारा धर्म के आधार पर किया जाता है, जिसमें कि जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया होता है वो पाकिस्तान बनता है और जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया होता है उसको भारत का हिस्सा बना दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, लेकिन उसी के साथ देश का बंटवारा भी हो जाता है और यह अब तक का सबसे बड़ा होलोकास्ट है, जिसमें कि लगभग 20 लाख लोगों की हत्या हो जाती है और लगभग 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ के विस्थापित हो जाते हैं।